हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज इस लेक्चर में हम क्या मोशन इन वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 है हमारा है, जिसे हम एनएलएम भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तीन तरह के न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहाँ पे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इसको। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको हम जानते हैं, इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया क्या होता है? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूविंग है, ठीक है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये मोशन में है, ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी है यहाँ पे b बराबर मान लिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो ये बॉडी अगर मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो प्रॉपर्टी होती है जो होल्ड करने की बॉडी को उसी की पोजीशन में, ठीक है, इसी की पोजीशन में है। अब इस बॉडी को हम उठाएंगे या किधर भी हटाएंगे तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उस फोर्स का अपोज करती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्सिया, जो कि मास के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, इनर्सिया उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अनलेस जब तक कि उस पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। अब ये अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? मान लिया कोई बॉडी रेस्ट में है, इस पर हम फोर्स भी लगाएंगे तब भी ये रेस्ट में रहेगी। कैसे? इस डायरेक्शन में लगा दिया 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, तो ये बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। तो फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स अगर लगा रहे हैं बॉडी तब भी रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई बैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। अब हाँ, अनबैलेंस फोर्स लगाया जाए, ये था बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल जो था। ठीक है, बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स। अब जो सेकंड सेकंड लॉ है वो क्या है? एफ बराबर एम ए से सेकंड लॉ को लिखते हैं। ठीक है, इसको एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी से भी लिखते हैं, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। ये भी आगे समझेंगे कि किस तरह से आया न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अगर इसमें दो पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर एक्सलेशन की मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सलेशन। ठीक है, अगर फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन है। अगर एक्सलेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा फोर्स भी मैक्सिमम आएगा अगर मास कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या करें? मोर मास मीन्स लेस एक्सलेशन। तो एक्सलेशन की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? एक्सलेशन बराबर एफ अपॉन एम। अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सलेशन कम हो जाएगा। ठीक, जो थर्ड ला है वो एक्शन एंड रिएक्शन का है। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे वर्क करता है। जब भी वर्क करेगा तो दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही है इस तरह से, ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड बॉडी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, तो क्या होगा? जो पहली वाली बॉडी है इस पर ये सेकंड बॉडी एक फोर्स लगा रही होगी जिसे हम कह सकते हैं R1। ठीक है, और जो सेकंड वाली बॉडी है इस पर एक फर्स्ट वाली बॉडी फोर्स लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, इसको बोल देंगे R2। तो R1 R2 जो फोर्स है दोनों इक्वल होंगे, तो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होता है, R1 बराबर R2। और डायरेक्शन कैसी होती है? जस्ट अपोजिट, एक लग रहा है देखो इस डायरेक्शन में और एक जस्ट इसके अपोजिट। तो जब भी दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, ठीक है, if an object exert force on another object, then second object is exert an equal and opposite force on the first object। ठीक है, तो ये हो गया इसके न्यूटन के लॉ, बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ लिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एट टू नोट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे मोशन। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट भी रहेगा, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं तब तक। तो ये वाला तो समझा दिया हमने फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ यही है। ठीक है, थर्ड लॉ भी समझा दिए, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आ गया न्यूटन का तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, तो पहले लॉ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। ये होगा इनर्सिया क्या होता है? देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अगर है यहाँ पे, कोई बॉडी है, अगर ये मोशन में है, ठीक है,
तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। जबकि कोई किसी ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन को चेंज भी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लिया ये बॉडी मूव कर रही है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस फोर्स का जस्ट अपोज करेगी जो, ठीक है, उस फोर्स को जस्ट अपोज करेगी, रजिस्ट करेगी, वही कहलाता है, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। ठीक है, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तो दोनों में काम करेगी वो। ठीक, तो ये तो हो गया इनर्शिया पहले लॉ से। और फर्स्ट लॉ स्टेट दैट all object have inertia, the more mass an object has the more inertia। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। एंड द हार्डर इट इज टू चेंज इट्स मोशन। ठीक है, अगर मास ज़्यादा है पार्टिकल का तो उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमारे लिए, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। ये सेकेंड लॉ से आ गया हमारा, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। पी है एक मोमेंटम, ठीक है, पी है मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, पी बराबर एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारा इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, जब हमारा मास कांस्टेंट है। तो देखो अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, और पी की जगह हम एम भी पुट कर देंगे। अब मास कांस्टेंट है तो वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा अगर मास कांस्टेंट है। और बी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। अब हमने एक्सलेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, एक्सलेशन ए बराबर क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी। तो ये डी बी अपॉन डी टी है, किसके बराबर हो जाएगा, एक्सलेशन के बराबर। तो एफ बराबर एम यहाँ से आ जाता है सेकंड ला। ठीक है, तो सेकंड ला किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड ला ये कहता है कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। सेकेंड केस में क्या है, अगर हमारा मास वेरिएबल हो जाए और वी कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास हमारा वेरिएबल है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, उस वाले केस में होगा क्या, ठीक है, एफ बराबर डी अपॉन डी टी, ये एम भी हो गया। अब अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के, बी बाहर आ गया और इधर हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या आएगा, बी डी एम अपॉन डी टी। इस फार्मूले का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जब वो रॉकेट वाले क्वेश्चन करते हैं ना, थ्रस्ट लगता है जिसमें, उस वाले क्वेश्चन में हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, एफ बराबर बी डी एम अपॉन डी टी। वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और चेंज किसमें होता है, मास में, क्योंकि फ्यूल उसका इजेक्ट होता है ना रॉकेट से। तो उस वाले क्वेश्चन में इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ यूनिट दिखाई गई है, मतलब फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स हो गया ना, फोर्स का यूनिट होता है, यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, ये होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन। और ये फोर्स किसके बराबर लिखा था हमने, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, एक सेकेंड। ठीक, तो फोर्स किसके बराबर था, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट अगर हम लिखें तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, एक इसके बराबर है, एक न्यूटन के बराबर। अगर हम सी जी एस की बात करें, सी जी एस यूनिट, ये तो हो गई एस आई यूनिट। ठीक है, यही एक न्यूटन के बराबर है। सी जी एस में होता है इसका यूनिट डाइन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है सी जी एस में, डाइन। और एक डाइन किसके इक्वल है, 10⁵ न्यूटन। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये रिलेशन होता है डाइन में और उसमें। एक न्यूटन किसके बराबर है, 10⁵ डाइन। ठीक है, तो फोर्स की दो यूनिट हो गई,
आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दे रखा है। आज ये प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम की एक बॉडी है, इसका बॉडी है, इसका एक मास दे रखा है 20 किलोग्राम, जिस पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का। ठीक, और क्या कह रहे हैं, और 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है इस पे। तो टाइम हमको गिवन है, टाइम बराबर 2 सेकंड। देन फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इफ इट्स इनिशियली रेस्ट। तो इनिशियली रेस्ट है तो यू होगा, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट पे है तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमको फाइनल वेलोसिटी पूछिए बी बराबर निकालना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है, ए बराबर एफ अपॉन एम। फोर्स हमको पता है 100 न्यूटन, और मास की वैल्यू हमें पता है गिवन है कितना, 20 किलोग्राम। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सलेशन। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम जो इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है, मोशन वाली, वो क्या पढ़े थे, बी बराबर यू प्लस ए टी। बी हमको फाइंड करना है, यू है इनिशियल स्पीड, वो दे रखी है हमें 0, प्लस एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया 5, और टाइम हमको गिवन है टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद कितनी इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें दोनों अप्लाई हो गए। एक तो हमने ये भी अप्लाई कर दिया न्यूटन का सेकंड ला, एफ बराबर एम ए। और जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन में जो इक्वेशन पढ़ रखे थे, उनका भी यूज हो गया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दिया हमने। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसे समझते हैं। क्लोज, एक सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट में ये हमारा एक सरफेस हमको गिवन है, इधर एक बॉल है कोई, ठीक, दीवार, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक हमने बना ली। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कोई पार्टिकल है एक, ठीक, यहाँ से आ रहा है बी वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद फिर इसी डायरेक्शन में चला जा रहा है वी वेलोसिटी से। ये एंगल सेम है, थीटा एंगल पे, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा है और फिर थीटा एंगल पे ही वापस आ रहा है। ठीक है, अब ये वी वेलोसिटी से आया तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बी एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बी वाई। ठीक है, अब ऐसे ही इधर भी ये बी वेलोसिटी से आ रहा है तो इसके भी यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई वेलोसिटी का कंपोनेंट इन बाई डायरेक्शन, और एक एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, दो कंपोनेंट होगा इसके भी और दो कंपोनेंट होगा इसके भी। आगे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसमें हमें निकालना क्या होगा, हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं हम इसमें, चेंज इन मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम बाद में पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे फाइंड करते हैं। मोमेंटम को हमने डिफाइन कर ही दिया था पी से, पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो चेंज अगर मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल मोमेंटम निकालें हम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम बी एक्स प्लस एम बी वाई। ठीक है, ये तो हो गया पी इनिशियल। अगर पी फाइनल की बात करें तो देखो, अगर अच्छा अगर हमें पी इनिशियल निकला है तो एम बी एक्स, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूँ, प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस।
ठीक है। तो वेलोसिटी बी एक्स है, जो वो बी एक्स कैसे प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लूंगा, और बी वाई किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लूंगा, तो यहाँ पे माइनस एम बी हो जाएगा, माइनस एम बी। ठीक। ऐसे में पी फाइनल मोमेंटम लिखूंगा तो फाइनल मोमेंटम देखो बी एक्स वेलोसिटी कितना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जस्ट माइनस एक्स एक्सिस पे है, तो इसे माइनस के एम बी एक्स लिखूंगा, प्लस जो बी वाई है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको भी नेगेटिव साइन के साथ माइनस के एम बी वाई। ठीक है, तो मैंने ये मोमेंटम लिख लिया, इनिशियल मोमेंटम लिख लिया इस सिचुएशन में, और फाइनल मोमेंटम लिख लिया पार्टिकल का यहाँ पे। ठीक। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बी एक्स वाली ये वाली, ये एकांतर कोण बनते हैं जो, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ऐसे यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी कॉस थीटा, और बी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा आ जाएगी। बी एक्स यहाँ पे अगर निकालें तो ये वी कॉस थीटा आ जाएगा, और बी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, सेम यहाँ पर बी एक्स बी वाई हो जाएंगे। अब इसमें हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, पी फाइनल कितना है, माइनस के एम बी एक्स माइनस के एम बी वाई माइनस पी इनिशियल रखेंगे तो माइनस के एम बी एक्स और माइनस माइनस प्लस के एम बी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस के एम बी वाई प्लस के एम बी वाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के टू एम बी एक्स। ये आ गया डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी ये कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ डेल्टा पी, इसका अगर मैग्नीट्यूड लूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टू एम बी एक्स, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं टू एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, ये जो वॉल है इसके अलाउंग जो भी वेलोसिटी थी उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी डायरेक्शन पहले भी डाउनवर्ड थी, लास्ट में भी डाउनवर्ड डाउनवर्ड थी, तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो जीरो हो गया नेट। ठीक है, जो नेट चेंज आया मोमेंटम में वो कैसे आया, जो परपेंडिकुलर टू आया, परपेंडिकुलर टू वॉल। ठीक है, ये वॉल है तो नेट जो चेंज हमने निकाला मोमेंटम में वो परपेंडिकुलर टू वॉल आया। देखो ये बी कॉस थीटा, फिर ये वाला रिवर्स डायरेक्शन में हो गया वी कॉस थीटा, तो मोमेंटम में चेंज लगाएंगे तो टू एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो एम बी कॉस थीटा, यहाँ पर मोमेंटम एम बी कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में, अगर चेंज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एम बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, हम जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उसका ट्वाइस कर देंगे और उसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चेंज इन मोमेंटम निकल आएगा। आगे क्वेश्चन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कॉन्सेप्ट। आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ठीक, ये इस पॉइंट को अगर बोल दूं मैं, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पॉइंट ए पे इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और पॉइंट बी है उस पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमसे एवरेज फोर्स पूछा है, एवरेज फोर्स पूछा है और डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए से बी तक पार्टिकल गया, वो टाइम हमें दे रखा है 5 सेकंड, और इस पार्टिकल का मास दे रहा है, मास दे रखा है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो मास दे रखा है पार्टिकल का 2 किलोग्राम, और टी की वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड डेल्टा टी, और हमें वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, इस तरह से था, सर्कल पे मूव कर रहा था, यहाँ पे दे रखी थी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब मैं चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालूं, चेंज इन मोमेंटम निकालूं, अगर इस वाले पॉइंट पे मोमेंटम निकालूं, पी इनिशियल बोल दूं इसको और उसको पी फाइनल बोल दूं, ठीक है। तो पी फाइनल की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा, पी फाइनल कितना आएगा, एम बी फाइनल, ठीक है। उस पॉइंट पे वेलोसिटी, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, पी फाइनल बराबर मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितनी है 20 जे कैप, ऊपर वाली डायरेक्शन में जे कैप मान लिया मैंने वाई एक्सेस के अलाउंग और प्लस एक्सेस के अलाउंग आई कैप, ठीक है। ये सब वेक्टर में है, वेक्टर पढ़ोगे अच्छे से उसमें समझ आएगा। दूसरा अगर इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे लिखूँ तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, एम वी इनिशियल, बी इनिशियल मतलब लोअर पॉइंट पे, यहाँ पे कितना है 20 आई कैप, देखो प्लस एक्स एक्सेस, ये वाली एक्स एक्सेस है और ये बाई, ठीक है। तो आई कैप जे कैप में हम लिखेंगे तो इसको ये कितना हो जाएगा यहाँ पे मास मल्टीप्लाइड बाई 20 आई कैप, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं यहाँ पे निकालूं डेल्टा पी बराबर, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल यहाँ से कितना है 20 एम जे कैप माइनस पी इनिशियल कितना है 20 एम आई कैप, ठीक है। यहाँ से अगर एम की वैल्यू रख दूंगा तो डेल्टा पी यहाँ से कितना आ जाएगा, एम बराबर कितना है 2 किलोग्राम, दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, ठीक है। तो आई कैप जे कैप है, दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर जानते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है डेल्टा पी, ठीक है। अगर इस डेल्टा पी इस वेक्टर है, कोई भी वेक्टर होता है ना, जैसे वेक्टर में गिवन है कोई भी ए वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है वेक्टर का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी तरह से मैं मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, डेल्टा पी बराबर अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डेल्टा पी की यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 अंडर रूट 2, ये आ गया मेरा डेल्टा पी। अब डेल्टा पी निकालिए, मुझसे पूछा गया है एवरेज फोर्स फाइंड करना है, तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रख दो, डेल्टा पी है हमारा 40 रूट 2, 40 अंडर रूट 2 और डेल्टा टी की वैल्यू देखिए 5 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 8 रूट 2, ये आ गया एवरेज फोर्स, ठीक है। तो एवरेज फोर्स हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, किस तरह से फाइंड किया था, चेंज इन मोमेंटम निकाल के। ये क्वेश्चन था ए से बी तक पार्टिकल जा रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 2 किलोग्राम का था, टाइम लग रहा था डेल्टा टी, एफ एवरेज पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ हमको गिवन है, ठीक है। ये ग्राफ हमको गिवन है फोर्स में और टाइम में, ठीक। अब होता क्या है, जब भी दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी इधर है एक बॉडी इधर है, दोनों बॉडी आ रही हैं इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इंटरेक्ट करने से जस्ट पहले उनके बीच में फोर्स जीरो होगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उन पर फोर्स लगेगा, कुछ थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट टाइम, मिली सेकेंड होगा या माइक्रो सेकेंड का लगेगा, फिर वो बॉडी एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इस तरह से अगर इस तरह से दोनों हाथों को स्पीड से लाऊं, इस तरह से मारूं, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसके बाद फिर दूर चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट से जस्ट पहले इनके इनके बीच में फोर्स जीरो होगा, और कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद इनके सरफेस के बीच में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम जो कि माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का होगा, उस टाइम पे इसके बीच कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिखाया है फोर्स का और टाइम का, ठीक है। तो टी बराबर 0 पे मान लिया, बॉडी यहाँ से कांटेक्ट में आना शुरू हुई, अब जैसे ही शुरू हुई कांटेक्ट में आना, एक फोर्स लगेगा और फोर्स बहुत ही मैक्सिमम होगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे फोर्स लगेगा वो उसकी वैल्यू बहुत ही मैक्सिमम होगी, तो काफ़ी स्पीड से फोर्स बढ़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए, फिर एकदम डिक्रीज हो जाएगा, जैसी बॉडी इसके बाद जैसी दूर जा रही होंगी फिर एकदम फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी कुछ टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर फोर्स लगता है बॉडी के लिए, तो उस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं इम्पल्स से, ठीक है। इम्पल्स कहलाता है वो, जिसको हमने कैपिटल आई या फिर कैपिटल जे से लिख सकते हैं, इम्पल्स। और इसको अगर निकालना हो इसकी वैल्यू, इसको किस तरह से डिफाइन किया है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी, ठीक है। किसी भी इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स किस किसका प्रोडक्ट है, फोर्स का और फोर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है उसका, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट है इम्पल्स। तो एफ इंटू डी टी यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगा होगा, तो सबको अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे, अगर छोटे छोटे टाइम होंगे तो इस पूरे टाइम के लिए हमारा इम्पल्स कैलकुलेट हो जाएगा, इस ड्यूरेशन के लिए इम्पल्स आई बराबर एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स का, इम्पल्स क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स को हमने किस तरह से डिफाइन किया,
एफ इंटू डी टी। अब एफ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ को लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पे था हमारा इम्पल्स इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, वो कहलाता है इम्पल्स। तो इम्पल्स को यहाँ से हम लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ पे भी डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इम्पल्स क्या आ जाएगा, सारे डीपी को जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सारे डीपी को जोड़ेंगे तो ये पूरा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्स का एक फार्मूला और बन गया, इम्पल्स किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये इम्पल्स का फार्मूला आ गया, इम्पल्स का फार्मूला क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, तो डेल्टा पी बराबर एफ एवरेज इंटू डी टी, यहाँ से कुछ ठीक, तो डेल्टा पी किसके इक्वल है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी बराबर, इम्पल्स को हमने किस तरह दिखाना किया था, एफ एवरेज एफ इंटू डी टी। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स एफ एवरेज। तो एक फार्मूला डेल्टा पी का ये भी बन गया। अगर चेंज इन मोमेंटम पता है, टाइम पता है, शॉर्ट टाइम जो भी है, तो वहाँ से एफ एवरेज भी निकाल सकते हैं। एफ एवरेज ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अभी हमने निकाला भी था, ये जो न्यूमेरिकल किया था लास्ट में, उसमें एफ एवरेज ही पूछा था, उसमें हमने डेल्टा पी निकाल लिया था, चेंज इन मोमेंटम और डी टी में 5 सेकंड दिया हुआ था। ठीक है, तो इम्पल्स का एक फार्मूला ये आ गया हमारा, ये इम्पल्स की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल हमें दे रखा है जिसमें एफ और टी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, फोर्स के और टाइम के बीच में ग्राफ है, और पूछा क्या है हमसे, इम्पल्स पूछा है। ठीक, तो इसको करते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइम एक्सेस पे, इस एक्सेस पे हो गया फोर्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, इसको 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड टाइम, ये 0 सेकंड। ठीक है, तो ये ग्राफ है इस तरह का, और इसमें हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो इम्पल्स क्या होता है, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर पढ़ा हो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है वाई एक्सिस पे और एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस, जो इंटीग्रेशन होता है इस तरह से, एफ डॉट डी टी, अगर ये वाला हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस पे, और ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, तो जो इसका एरिया है वो एरिया किसके बराबर होता है, इस इंटीग्रेशन के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर इस पर मैं ले लूँ फोर्स और इस पर डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, तो एफ इंटू डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, तो वो एरिया किसको बताएगा, वर्क को। अभी यहाँ पे एरिया मतलब वो एरिया के बराबर होता है, अब वो डिपेंड करेगा अंदर क्या क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो इस वाले केस में जो एरिया होगा एफ डॉट डी टी, हमने क्या डिफाइन किया था, इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फार्मूला था एफ डॉट डी टी, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो यही क्या बताता है, एरिया बताता है, डी मतलब डी टी मतलब टी एक्सिस पे, टी एक्सिस पे जो फोर्स का ग्राफ बन रहा है उसका जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, हमारा इम्पल्स को बताएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ रखा होगा। इसका एक अगर शॉर्ट वो दिखाएं ओवरव्यू, तो इस तरह से मान लिया ये ग्राफ है। ठीक है, ये वाला 2 है, इस एक्सिस पे भी 2 है, 2 है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ऊपर वाली वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ तो एरिया देखो कितना आएगा इसका, 2 इंटू 2, ये स्क्वायर बन गया, 2 इंटू 2, एरिया कितना आ गया 4। अब मैं एरिया 4 आ गया, अब मैं इसको इंटीग्रेशन की सहायता से सॉल्व करता हूँ। तो ये वाली लाइन बाई बराबर 2 है, ऊपर वाली लाइन बाई बराबर 2 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ बाई डॉट डी एक्स, और लिमिट कहाँ से लगा दूँ, टी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 लिमिट लगा दी मैंने। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा बाई बराबर 2, यहाँ पे डी एक्स हो गया इंटीग्रेशन 0 से 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 0, 2 इंटू 2, ये भी देखो यहाँ से भी 4 आ गया। तो चाहे इंटीग्रेशन की सहायता से सॉल्व करो या फिर उसका एरिया कैलकुलेट कर लो, दोनों सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे या तो हम उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि फोर्स की इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन टफ हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसी वाले क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है ओरिजिन 0,0, ये वाला पॉइंट पता है 2,10, तो 2 पॉइंट पता है, इस लाइन का पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए फिर लाइन का इक्वेशन आएगा, फिर वो किसको बताएगा लाइन का इक्वेशन, जो y बराबर mx प्लस सी टाइप का लाइन का इक्वेशन आएगा,
तो वाई किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। तो वैसे रखेंगे, एक बार इधर लगाना पड़ेगा, एक बार इधर, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उसी को आंसर सेम आएगा, चाहे हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो जस्ट इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लें, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भाई किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स के इक्वल। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 1/2। पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल का, दोनों सेम है तो जस्ट डबल कर देंगे, इसका डबल कर दिया। ये हो गया बेस, कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये कितनी हो गई 10। 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 20। इम्पल्स कितना आ गया 20। चेंज इन मोमेंटम है, इम्पल्स किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के। तो जो मोमेंटम की होगी एम बी यूनिट भाई इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी ध्यान रखनी है हमारे लिए। एक इम्पल्स को कैसे डिफाइन किया था, आई बराबर एफ डॉट डी टी। अगर ग्राफ हमारा फोर्स में और डी एक्स में दिया है तो एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, और एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, हमारा वर्क होता है, तो उसके उस वाले केस में जो एरिया होता है वो वर्क को डिफाइन करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन जो ग्राफ वाले होंगे। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी इम्पल्स पूछा है एट टी बराबर 0 पे। तो टी बराबर 0 पे इम्पल्स पूछा है, और ये ग्राफ इस तरह से है, इधर इस एक्सिस पे टाइम है, ऊपर वाली एक्सिस पे, अब इधर ऊपर वाली एक्सिस पे हमें फोर्स नहीं दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक्स दिया है, तो इसको अब इसका तो एरिया बताएगा नहीं हमको इम्पल्स। तो देखो इस वाले केस में क्या करेंगे, इम्पल्स हम जानते हैं, इम्पल्स का दूसरा फार्मूला क्या था, इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम। अगर ग्राफ से हम ना जाएं तो इम्पल्स का फार्मूला क्या था, चेंज इन मोमेंटम, 2 5 20। टू, इधर 5, और ये हो गया 20। इधर दे रखा है हमें एक्स, और इस वाली एक्सिस पे क्या दे रखा है, टाइम। ठीक है, तो इसमें देखो इम्पल्स कैलकुलेट करना है, और ग्राफ इस तरह का है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इधर 0, फिर इधर गया ऊपर, फिर इधर 0 हो गया। अब यहाँ पे टाइम टी बराबर 0 पे पूछा है, तो देखो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम आई डेल्टा पी। तो आई बराबर डेल्टा पी को मैं लिख लूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल मोमेंटम टी बराबर 0, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे देखना है मेरे लिए। जब भी मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, देखो पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, टी बराबर 0 सेकंड से पहले देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा 0, एक्स अगर 0 है तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी भी 0 आएगी, तो वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम भी हमारा 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम बी फाइनल। ठीक है, एम बी फाइनल। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, टी बराबर 0 पे ही, टी बराबर 0 से जस्ट थोड़ा सा बाद में देखेंगे, यानी 0.0000001 सेकेंड। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बाद, क्योंकि जो इम्पल्स है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डिफाइन है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम टी बराबर 0 से जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या है सिचुएशन, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे देखेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी देखेंगे कितना है। तो ये एक्स और टी का ग्राफ है, तो एक्स और टी के ग्राफ का स्लोप हमें पता है, बी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। डी एक्स अपॉन डी टी ये स्लोप होता है एक्स और टी ग्राफ का, वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम टेन थीटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टेन थीटा यानी स्लोप के इक्वल। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी 20 अपॉन बेस कितना है 2। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकंड आएगी, इस वाले पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकंड आएगी, इस वाले पॉइंट पे भी, क्योंकि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी। तो टी बराबर 0 से जस्ट थोड़ा सा देर बाद, इतने सेकंड के बाद, 0.0001 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो पी इम्पल्स था हमारा, पी फाइनल था ना, फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे मास की वैल्यू हमें दे रखी होगी, गिवन होगा क्वेश्चन में मास। ठीक है, मास अगर गिवन नहीं तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मास गिवन होगा कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, तो फाइनल मोमेंटम हो गया, मास मान लिया 2 किलोग्राम है पार्टिकल का, एम बराबर 2 kg। ठीक है, तो 2 × 10, ये कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया इम्पल्स, इस वाले क्वेश्चन का इम्पल्स हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लॉ पे। ठीक है, ये तो अभी जो क्वेश्चन थे वो सेकंड लॉ से थे, एफ बराबर एम ए
तब मैं F बराबर एम ए डी पी अपॉन डी टी निकाला था, इम्पल्स को डिफाइन कर लिया था उसी से हमने, ये वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड लॉ पे आते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ में देखो कह रहे हैं कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। वेयर इज द रिएक्शन ऑफ एम जी? एम जी इज द फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो ये कोई टेबल दिखाई है यहाँ पे डायग्राम में, और टेबल पे एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, तो ब्लॉक में अब इसमें हमसे पूछा क्या कि वेयर इज द रिएक्शन ऑफ एम जी, यानी एम जी का रिएक्शन कहाँ पे होगा, और एम जी, और ये अच्छा इसका आंसर करें, एम जी इज द फोर्स ऑन ए। देखो ये कोई टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे एक बॉक्स रखा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि कोई एम जी, ये इसका अगर मास एम मान लें, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक है, ये टेबल पे फोर्स लगा रहा है। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोई वेट होगा, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक का जो वेट है, तो ब्लॉक फोर्स नहीं लगाता है टेबल पे। ठीक है, कौन लगाता है? यहाँ पे अर्थ होगी, अर्थ पे रखी होगी टेबल, तो अर्थ क्या करती है? ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी तो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। तो अर्थ लगाती है इस बॉडी पे फोर्स, कैप जो स्मॉल आर्म एम का है, इस पे एक पुल लगाएगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, कितने से? एम जी फोर्स से, जो इसका वेट होगा। तो अर्थ इस ब्लॉक पे क्या लगाती है? फोर्स। तो फोर्स ब्लॉक द्वारा नहीं लगता है, ब्लॉक पर लगता है। कितना लगता है? एम जी, ब्लॉक पे लगता है फोर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। एक थोड़ा डाउट रहता है ये कि लोगों के मन में जब भी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ देंगे तो क्या करते हैं, वो जनरली ये बोल देते हैं कि जो मास एम है वो लगा रहा है टेबल पे एम जी, और जस्ट भाई रिएक्शन लगा देगा, फिर टेबल उस पर एक जस्ट अपोजिट रिएक्शन लगा देगी आर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अर्थ लगाती है ब्लॉक पर। ठीक है, तो जो एम जी है वो कौन है? ब्लॉक द्वारा नहीं लग रहा है टेबल पे, ये किसके द्वारा लग रहा है? अर्थ के द्वारा। अर्थ जो खींच रही है इस एम मास को अपनी तरफ, वो है एम जी। ठीक है, अब होगा क्या इनके बीच में? अगर मैं बीच की बात करूं, ये टेबल हो गई। ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा टेबल पे। ठीक है, तो उसके बदले में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा जो एम जी से खींच रही है अर्थ ना, ये अर्थ हो गई, अर्थ इसको एम जी से खींच रही है, तो इस पे अर्थ पे भी एक रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। वो कितना होगा? जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। तो अर्थ पे भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना? एम जी। दूसरा, अगर इस कॉन्टेक्ट सरफेस की बात करूं, तो यहाँ पे एक कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे इनके बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी? न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। और बाकी एफ में इसका काफ़ी यूज आएगा, तब थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे। जैसे ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे थोड़ा। तो ये एक ब्लॉक दिखाया है। ठीक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और ये सरफेस स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ नहीं है मतलब इस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो इस पर अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एक ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पे रखा है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा एफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ फोर्स से इसको हमने खींचा है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका मास लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट मतलब एम जी। ठीक है, और एक अगर स्मूथ नहीं है तो इस पर एक फ्रिक्शन भी काम करेगा। ठीक है, बाकी आगे हम ये फ्रिक्शन क्या है अगर पढ़ रखा है अभी तो ठीक है, नहीं तो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इसको कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, ये जस्ट मोशन के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। और क्या होगा? इसके एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एन। ठीक है, ये तो होगी ब्लॉक के एफबीटी की बात। अगर मैं एफबीटी अगर स्प्रिंग का देखें तो स्प्रिंग वाले केस में देखो क्या होगा। ये मास है। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ एफ एक्सटर्नल से इसको खींचा, और जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट, इस स्प्रिंग का जो, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई इक्विलिब्रियम से। ये स्प्रिंग ये वाली मान लिया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हो क्या रहा होगा कि ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग भी क्या होगा, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एफ एस स्प्रिंग फोर्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला लगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एफ एस स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस के इंटू एक्स। अब माइनस के यहाँ पे के क्या होता है? के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
और यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स जस्ट पीछे लगाएगी स्प्रिंग। वहीं अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, ठीक है, एक्स से, अगर हमने एक्स से इसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ये वाली कोई पहली वाली सिचुएशन होगी, स्प्रिंग को इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया है तो फोर्स किधर लगा रही है, इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, इस वजह से ये माइनस साइन आया है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंग का एफ बी डी, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एक पॉइंट हो गया कि नॉर्मल फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉमन सरफेस एंड परपेंडिकुलर। जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगे वो दो सरफेस, जो दो मतलब जो पार्टिकल जिस सरफेस पे रखा होगा उन दोनों की जो सरफेस होगी कॉमन, उस वाली सरफेस पे लगेगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, ठीक है। आगे एफ बी डी में ये है एक, इन केस ऑफ लाइट स्ट्रिंग सेम थ्रू आउट, ठीक है। देखो अगर हमें टेंशन निकालनी है लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है, अगर कहीं पे लाइट स्ट्रिंग लिखा है या फिर मासलेस स्ट्रिंग जिसका मास नहीं है, ठीक है, तो उस वाले केस में उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अगर क्वेश्चन आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें दे रखा होगा मासलेस स्ट्रिंग, तो मासलेस स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, टी टेंशन, ठीक है। बट अगर स्ट्रिंग का कुछ मास है तो उस केस में हम टेंशन किस तरह से फाइंड करेंगे, अभी तो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं टेंशन, अभी बता रहे हैं एफबीडी बनाने का तरीका। उस केस में एफबीडी कैसे बनाएंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से फिक्स है। अब मैंने इस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगाया एफ, और किसी पॉइंट पे मुझे बताना है कि टेंशन कितनी होगी। इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालनी है, तो देखो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एफबीडी इस तरह से बनाएंगे। जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है उसको ब्रेक कर लो दो पार्टों में, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालनी है तो मानूंगा इस पॉइंट पे कुछ टेंशन लग रही होगी टी, तो इस वाले पे इधर लग रही होगी टेंशन, जो पीछे वाला ब्लॉक है, मतलब पीछे वाला जो मास है स्ट्रिंग का, इस वाला, इस पर इधर लग रही होगी टेंशन, और जो आगे वाला मास रहेगा इस पर टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सा काम करेगा, नॉर्मल फोर्स का टेंशन काम। तो आगे वाले ब्लॉक पे, आगे वाले ब्लॉक कह रहे हैं यहाँ पे, आगे जो भी मास है स्ट्रिंग का आगे वाले पे, यहाँ पे टेंशन पीछे की तरफ काम करेगी और इस वाले पे टेंशन आगे की तरफ। ये डायरेक्शन को देखने का तरीका देखो क्या है, जैसे ठीक है, अभी बताएंगे कि डायरेक्शन किस तरह से देखते हैं, कैसे पता चला मैं आगे लगेगी टेंशन और किस पे पीछे लगेगी। तो ये तो हो गया किसका, एफबीडी स्ट्रिंग का। अच्छा, एफबीडी बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, नोट कर लो उनको। कह रहा है ड्राइंग एफबीडी ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन ऑन नॉट बाई, ठीक है। तो एफबीडी अगर हम बना रहे हैं किसी भी ब्लॉक का, तो उस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं उनको हमें रिप्रेजेंट कराना है वेक्टर के थ्रू, ठीक है। और जो ब्लॉक के द्वारा लग रहे हैं फोर्स उनको नहीं दिखाना है, ब्लॉक पर लग रहे हैं, ये साफ साफ लिखा है ऑन नॉट बाई, यानी ब्लॉक द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, जो ब्लॉक पर लग रहे हैं उनको बनाना है फोर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूज द ऑब्जेक्ट टू एनालाइज, ड्रा इट एज ए डॉट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक डॉट से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल की तरह। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं व्हाट फोर्स फिजिकली टच दिस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट नॉट सम अदर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे हमारे जिस वाले पॉइंट पे बनाना है, ठीक है। और इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स को दिखाना है, और फोर्स को दिखाने की डायरेक्शन ये होनी चाहिए इस तरह से। जैसे इस पे फोर्स लग रहा है, अब ये क्या बता रहा है, इस पे एक्स प्लस एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, इस तरह से एरो। ये भी बता रहा है कि प्लस एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कभी भी इस तरह से नहीं बनाना है फोर्स, यहाँ पे यहाँ से मुझे ले जाना है टेल को, और हेड इस तरह से बनाना है, ठीक है, रिप्रेजेंट कराना है। तो उस पार्टिकल को पॉइंट पार्टिकल मान के वेक्टर नोटेशन ये हो गया, इस तरह से दिखाना है। What action at a distance force act on an object, gravity is only one on for physics, ठीक है। ड्रा दीज फोर्स एंड एरो विद टेल्स एट द डॉट, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। चौथे पॉइंट में क्या करें, ड्रा दीज फोर्स एज एरो, ठीक है, जो एरो से रिप्रेजेंट कराया है फोर्स को, और यहाँ पे टेल होनी चाहिए और हेड इसके बाद में होना चाहिए, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इस तरह से नहीं बना है ये भी सही, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा फिर आगे। ड्रा द फोर्स एज एरो विद टेल्स, ठीक है, ये तो हो गया फोर्स ओनली, नो एक्सीलरेशन वेलोसिटी, केवल फोर्स ड्रा करने हैं, ठीक है। उस पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है,
तो एक्सलेशन और वेलोसिटी है, ये वाले हमको ड्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल फोर्स फोर्स ड्रा करने हैं एफबीडी में। गेट कंपोनेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, और चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो और दो चीज़ें और रह गई, ठीक है, कंपोनेंट कर लेने हैं फिर उसके हमें। गेट कंपोनेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब जो भी फोर्स लग रहे होंगे तो उस फोर्स को उन मतलब 4-5 फोर्स लग गए बॉडी पे, तो उन फोर्स के कंपोनेंट कर लेने हैं। कंपोनेंट कैसे कैसे करेंगे वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे किस तरह से करने हैं। एक तो कंपोनेंट करेंगे, दो डायरेक्शन में कंपोनेंट हो पाएंगे, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, मान लिया एक हो गया एक्स एक्सिस में और दूसरे हो गए वाई एक्सिस में, ठीक है। अब जरूर नहीं है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउ करें, कभी इस तरह की सिचुएशन हमारी आ जाएगी जब हमारे प्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें क्या होगा, हमें प्लेन के अलाउंग कंपोनेंट करने पड़ेंगे और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमें कंपोनेंट करने हैं। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी सेलेक्ट करना है हमें, चूज ए कन्वीनियंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स इन द एफबीडी। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज कर लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के बाद एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको सम कर देना है, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको सम कर लेना है। उसके बाद बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एफबीडी ड्रा करने का मेथड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 3 ब्लॉक है M1 M2 M3 मास के। इसमें क्या पूछवाया है हमसे, एक्सलेशन और T1 T2। T1 यहाँ पे टेंशन है इस यहाँ पे स्ट्रिंग में, और T2 यहाँ पे टेंशन है इस बारी लास्ट वाली स्ट्रिंग में। यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे टेंशन T1 है, और फोर्स लग रहा है कैपिटल F, 3 मास दे रखे हैं हमें। यहाँ पे फोर्स लग रहा है कैपिटल F, इसका मास हो गया M1, इसका मास हो गया M2, इसका मास हो गया M3, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, एफबीडी बना रहे हैं, अब एफबीडी बना रहे हैं हम पहले का, ठीक है, M1 वाले का। तो हमने बताया कि उसको पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लो मास को, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में F, इसका एक वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एक ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा होगा कैपिटल N, ठीक है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। और इधर पीछे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T। अब देखो इसकी डायरेक्शन टेंशन की देखने के लिए क्या क्या करेंगे, इसको T1 बोल देते हैं, पहली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। जिस तरह पार्टिकल बंधा रहेगा, ठीक है, जैसे इस वाले ब्लॉक, अगर इस वाले हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जिस तरह जिस वाले ब्लॉक पे देखेंगे टेंशन किधर लग रहा है, तो जिस तरह ये पार्टिकल मतलब बंधा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में इसको मुंह को खोल देंगे, इस एरो के मुंह को उस डायरेक्शन में खोल देंगे। अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें, इधर टेंशन किधर लग रही है, तो इसकी डायरेक्शन में मुंह खोल देंगे, यहाँ पे हो जाएगी T1, यहाँ पे T1। ऐसे यहाँ पे इस बारी स्ट्रिंग चेंज हो गई अब, ठीक है, यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग का केस लिया है हमने, तो लाइट स्ट्रिंग का केस लेंगे तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई तो इसमें टेंशन कुछ अलग होगी। तो ये पार्टिकल इधर बंधा है तो इधर की तरफ मुंह खोल देंगे इसका, यहाँ पे होगी टेंशन T2, और ये इधर बंधा है तो इधर की तरफ मुंह खोल देंगे, यहाँ पे कुछ अलग टेंशन हो गई T2, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो ये हमने एफबीडी बना दिया M1 वाले का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने बताया एफबीडी बनाने के बाद क्या करेंगे, केवल फोर्स फोर्स के कंपोनेंट मतलब फोर्स फोर्स को ड्रा करेंगे यहाँ पे। अब ड्रा करने के बाद समीशन एफ एक्स करेंगे। समीशन एफ एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट है उन सबका सम कर लेंगे। उन सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ है देखो, प्लस एक्स एक्सिस में, और टी कितना लग रहा है माइनस एक्स एक्सिस में, तो इसको माइनस T1 लेंगे। तो ये आ गया समीशन एफ एक्स। अब समीशन एफ एक्स, इसका कुछ एक्सलेशन भी होगा क्योंकि ये मूव कर रहा है पूरा सिस्टम। अगर एक्सलेशन नहीं होता तो इसको 0 के इक्वल कर देते, बट सिस्टम हमारा मूव कर रहा है तो उसको किसके इक्वल कर देंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से, समीशन एफ बराबर एम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एम ए के इक्वल, इसी को किसके इक्वल कर देंगे, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब मास यहाँ पे कितना है हमारा m1, अभी हम m1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे m1 लेंगे, तो ये एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, f माइनस T1 इज इक्वल टू m1 a, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। और यहाँ पे देखेंगे बाई डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मोशन क्या हो रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, बाई में कोई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको नॉर्मल रिएक्शन को n1 अगर मैं बोल देता हूँ तो n1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 g के बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब मैं दूसरे वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, ब्लॉक M2 की बात। अगर ब्लॉक M2 की बात करें तो M2 पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इसको मैंने मान लिया पॉइंट पार्टिकल, M2 पे एक इधर इस डायरेक्शन में किधर लग रहा है T1, इधर टेंशन T1, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T2, ठीक है। और इसका वेट लग रहा है नीचे M2G, और नॉर्मल रिएक्शन इसको मैंने बोल दिया N2, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स बराबर एम ए अगर मैं लिखूंगा इस वाली सिचुएशन में, समीशन एफ एक्स बराबर एम इंटू ए,
तो यहाँ पे एफ एक्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, टी वन है प्लस एक्सेस में, प्लस एक्स एक्सेस में, और टी टू है माइनस एक्सेस में। तो टी वन माइनस टी टू बराबर यहाँ पे मास कितना है, एम टू इंटू एक्सलेशन ए। ठीक है, तीनों सेम एक्सलेशन से चलेंगे, ऐसा नहीं है कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग का केस है। तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, एम टू इंटू ए। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अच्छा, 2 इसको बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे बाई डायरेक्शन में फिर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एम एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम टू इंटू जी। इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 बोल दूंगा। ठीक है, ऐसे ही एम थ्री की बात करेंगे तो एम थ्री में भी, एम थ्री को भी पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा है, टी टू, इसका वेट नीचे लग रहा है एम थ्री जी, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा जिसको मैं एन थ्री बोल दे रहा हूँ, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टी टू बराबर कितना हो जाएगा, समीशन एफ एक्स बराबर एम ए करेंगे तो यहाँ पे टी टू बराबर एम थ्री इंटू ए आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल देता हूँ। और एन थ्री की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एम थ्री इंटू जी। इसको इक्वेशन 6 बोल दूंगा। इसको इक्वेशन 6 बोल दिया। अब देखो, मुझे एक्सेशन निकालना है और टी वन और टी टू निकालना है। तो अगर मुझे एक्सेशन निकालना है और टी वन टी टू निकालना है तो इनमें 3 इक्वेशन का यूज नहीं होगा। क्या ठीक है, तो इनमें 3 इक्वेशन का यूज नहीं होगा। जो एन वन वाली है ना, एन टू, एन थ्री, एन वन, इन वाली इक्वेशन का यूज नहीं होगा। फिर भी मैं फाइंड कर सकता हूँ एक्सेलेशन और टी वन टी टू। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो सेकंड। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जो काम काम की इक्वेशन है उसी को रहने दे रहे हैं। ये कट हो गया। क्या था यहाँ पे, टी वन एफ माइनस टी वन। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5, 3, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 यहाँ से मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ से किस तरह से फाइंड करूंगा मैं, टी टू की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ से टी वन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी वन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एफ माइनस एम वन ए बराबर टी वन। ये आ गया टी वन। इस टी वन को हम उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो टी वन को यहाँ पे रखेंगे तो टी वन कितना है, एफ माइनस एम वन ए माइनस टी टू की जगह क्या रख देंगे, एम थ्री ए बराबर एम टू ए। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों क्वांटिटी को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एम वन ए पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, प्लस एम टू ए प्लस एम थ्री ए। ठीक है, तो एफ बराबर एफ अपॉन, यहाँ से एक्सलेशन फाइंड करेंगे तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, ए, ये सब ए कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो यहाँ से एक्सलेशन आ गया ए बराबर एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जनरल तरीका। इस मेथड से हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बट हमने एक आइडिया बता दिया किस तरह से हमें, जब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा या फिर फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हमें इसी सिचुएशन से जाना पड़ेगा, मतलब इसी मेथड से जाना पड़ेगा। बट इसको हम थोड़ा और शॉर्ट वे में कर सकते हैं, किस तरह से। अच्छा, ये तो एक्सलेशन आ गया। अगर और टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी टू बराबर एम थ्री ए है, एम थ्री ए है, एक्सलेशन की वैल्यू हमें पता है, ए बराबर एफ बराबर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ठीक है, ये तो टेंशन टी टू आ गई। अब टेंशन टी टू की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, एक्सलेशन पता है तो यहाँ से टी वन भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो इसको शॉर्ट मेथड से किस तरह से करेंगे। देखो ये तो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, टी वन और ये टी टू इंटरनल फोर्स है। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, एफ नेट एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल एफ माइनस के टी वन। अगर इनको लिख भी लूँ तो माइनस के टी वन, यहाँ पे फिर ये इस वाले में प्लस टी वन लग जाएगा, इधर प्लस टी वन। ऐसे यहाँ पे बात करूँ तो माइनस टी टू और यहाँ पे प्लस टी टू। ठीक है, यही लग रहा है ना नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में। ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, केवल नेट फोर्स कितना लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, कैपिटल एफ। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को मैं एक बॉडी मान लूँ इस तरह से। ठीक है, पूरे सिस्टम को मैंने एक बॉडी मान लिया। ठीक है, जिसपे कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल एफ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सलेशन मुझे लिखना है, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स या फिर एफ नेट बराबर एम टोटल, टोटल मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से एक्सलेशन मुझे निकालना है, तो एफ अपॉन एम टोटल, टोटल मास। ठीक है, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, एफ तो एफ है, ठीक है, फोर्स एक्स डायरेक्शन में, एफ अपॉन टोटल मास। टोटल मास इस सिस्टम का कितना है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो यहाँ से ये मास आ गया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री।
ठीक है, ये एक्सेलेशन आ गया, देखो ये बहुत शॉर्ट तरीके से आ गया और उस वाले में हमने काफ़ी लेंथी तरीके से किया था। ठीक है, ये तो हो गई उसकी बात, किसकी, एक्सेलेशन की बात। अगर इसमें मुझे टेंशन भी फाइंड करनी है तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो टेंशन फाइंड करनी है तो इस जैसे T1 फाइंड करनी है तो वहीं से उसको ब्रेक कर लो। अगर मुझे T1 फाइंड करना है तो यहाँ से इस सिस्टम को ब्रेक कर लो और देखो इस पर कितना लग रहा है एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स T1। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स या फिर एफ नेट कितना लग रहा है, इधर T1 और T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक पीछे लग रहा है एक आगे। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम की बात करूँ तो इधर इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है T1, तो F बराबर एम ए लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, एम टोटल इंटू ए। तो T बराबर एम टोटल में यहाँ पे कितना हो जाएगा M2 प्लस M3। ठीक है, इस वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ रेड वाले, तो एम टोटल यहाँ पे क्या काम करेगा M2 प्लस M3 इंटू एक्सलेशन ए। अब ए हम निकाल चुके हैं एक्सलेशन, वो कितना आया था हमारा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो पीछे वाले रिजल्ट से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, ये तो टेंशन आ गया T1, हमने T2 निकाला था ना पिछले वाले केस में, तो देखो यहाँ पर भी हम T2 कैलकुलेट करें। T2 अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिस्टम को यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, वाइट वाला, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा T2, और T2 किसके बराबर है एम टोटल यहाँ पे कितना रह गया M3 इंटू कॉमन एक्सलेशन ए। तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई M3 इंटू एक्सलेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टाइम कितना हो गया, 56 मिनट। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो चार जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में पढ़ाने को भी। ठीक है, ये आ गया वर्टिकल का केस। अगर हमारी बॉडी कैसे है, किस तरह से है, वो तो हॉरिजेंटल का केस था, ये वाला था ये आ गया वर्टिकल का। इस तरह से तीन बॉडी दे रखी है और इसमें भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, क्या चीज़, वेट ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मास M1 मान लिया, ये वाला M2। ठीक है, उसी उसी रेशियो में मान लेते हैं। ठीक, ये M1, ये M2 और ये वाला M3। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है और इस बॉडी को पूरा एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा नीचे, ए बराबर एफ अपॉन एम, M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, इस वाले केस में सिस्टम अच्छा मूव करेगा ना, ये मान लीजिए ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले में एक फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ठीक है, तो इसमें हमें एफ नेट समीशन एफ बाई इक्वल टू एम टोटल इंटू ए वाई। ठीक है, तो इसमें एक्सलेशन फाइंड करना है तो पहले हम समीशन एफ बाई डायरेक्शन अलॉन्ग जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको लिख लेंगे। तो एफ ऊपर की तरफ लग रहा है कैपिटल एफ, तो इसको पॉजिटिव के साथ कंसीडर करेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी बराबर एम टोटल इंटू ए। तो एम टोटल की वैल्यू भी वही है, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 को एम टोटल ही लिख देते हैं, एम टोटल जी प्लस एम टोटल ए। तो एफ माइनस एम टोटल जी बराबर एम टोटल ए। तो यहाँ से एक्सलेशन अगर निकालना है मेरे को तो एम टोटल से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया इस केस में एक्सलेशन। अब इसमें भी हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं उसी वाले मेथड से। यहाँ पे टेंशन मान लिया T1 टेंशन के कंपोनेंट इधर T2। ठीक है, अब अगर टेंशन मुझे T1 निकालना है तो सिस्टम को यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेक करने के बाद M1 का FBD बनाएंगे, तो M1 पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल F, नीचे इस पर लग रहा होगा टेंशन T1। ठीक है, और इसका एक्सलेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में ए हम निकाल ही चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो F माइनस T1 बराबर M1A और ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, F माइनस T1 बराबर M1A। ठीक है, एक्सलेशन यहाँ से हम फाइंड कर ही चुके हैं, एफ हमारा नोन है क्वांटिटी, तो T1 T2 और T3, इस वाले केस में भी हम देखोगे T1 T2 T3 निकालोगे, जस्ट प्रीवियस वाले केस में जो T1 और T2 की वैल्यू आई थी टेंशन सेम रहेगा, बट एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगी थोड़ी। ठीक, अब इसमें एक केस आता है एडवुड मशीन का। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे एक मास दे रखा होगा, एक
एक पुली है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, और जो स्ट्रिंग में मास है वो भी मासलेस स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस है। ठीक, मासलेस स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, तो इधर मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, इसमें से कोई भी एक हम ज़्यादा मान सकते हैं। सपोज m1 ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, तो ये सिस्टम किस तरह से मूव कर रहा होगा, m1 नीचे की तरफ आ रहा होगा मान लीजिए a एक्सलेशन से, और m2 ऊपर की तरफ जा रहा होगा सेम एक्सलेशन a से। ठीक है, तो अगर m1 का FBD बनाए तो देखो क्या होगा, m1 को पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा कितना m1g, ऊपर वाली डायरेक्शन में टेंशन लगेगा टी। ठीक है, अब ये लाइट स्ट्रिंग का केस है तो टेंशन यहाँ भी टी होगा और इधर भी टेंशन टी लगा होगा। ठीक है, टेंशन टी को डायरेक्शन मैंने बताई थी किस तरह से ट्रीट करते हैं डायरेक्शन को। तो अब इसमें सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेशन मान के इसको इक्वेशन को लिखेंगे m1g माइनस टी इजकल टू m1a। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर m2 मास के लिए मुझे लिखना है तो m2 के लिए FBD बनाएंगे। ये हो गया m2 मास ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर इस पर टेंशन लग रहा है एक टी, और नीचे इसका वेट लग रहा होगा कितना m2 इंटू जी। तो इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस m2g बराबर m2a। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो दो अननोन है हमारा। अननोन क्या क्या है, एक टेंशन अननोन है और एक एक्सलेशन अननोन है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों आराम से फाइंड कर लेंगे हम। देखो अब इसको फाइंड करना है, अगर T1 और एक्सलेशन निकालना है तो पहले टी को दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये वाली होगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा m1g, ये माइनस के टी, उधर से आएगा प्लस का टी माइनस के m2g इजकल टू m1a प्लस m2a। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक्सलेशन फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से g कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ से a है, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा m1 प्लस m2, वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये तो आ गया एक्सलेशन, क्या आ गया m1 प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सलेशन आ गया इसका। अगर इसी में अगर मुझे टेंशन फाइंड करनी है तो एक्सलेशन की वैल्यू किसी भी इसमें रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख दोगे एक्सलेशन की वैल्यू a की वैल्यू, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो इसको। ये शायद आएगी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन यही आ जाएगी। ठीक है, इस वाले का भी इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, नहीं याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक m2 मास है, यहाँ इसका मास दे रखा है 100 kg, और एक m1 है जिसका मास 1 किलोग्राम दे रखा है। इसमें क्या पूछा है, एक्सलेशन पूछा है और टेंशन पूछी है, एंड रिएक्शन फोर्स ऑन पुली, ये पुली है इस पर रिएक्शन फोर्स पूछा है। ठीक है, ये वाला मास है, इसका मास दे रखा है हमें 1 kg, और यहाँ पे एक हैवी मास है जिसका मास दे रखा है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको इसमें भी टेंशन टी होगा, लाइट स्ट्रिंग का केस ही ले रहे हैं अभी सारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा। अब इस वाले का FBD बनाएंगे तो इस वाले पे किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mg, ऊपर लग रहा है टी। ठीक है, तो ये सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा होगा, मान लिया a एक्सलेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, mg माइनस टी बराबर मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो m की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा सिंपली g माइनस टी बराबर a, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। और एक इस वाले का FBD बनाएंगे तो इस वाले पे देखो क्या कौन से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट m1g, इसको अगर मास m1 बोल दूँ। ठीक है, m1g, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ n। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग ही हो रहा है, ऊपर की तरफ तो मूव कर नहीं रहा है, तो n1 किसके बराबर हो जाएगा mg। हालांकि इसका यूज अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम जो सरफेस ले रहे हैं वो स्मूथ ले रहे हैं। ठीक है, स्मूथ ले रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का काम कहाँ पे होगा, इस वाली इक्वेशन का n बराबर m1g, जब सरफेस फ्रिक्शन जब सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, रफ सरफेस होगी वहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो अभी अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें हम सिंपली, तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, कितना टेंशन, टेंशन लग रहा है, तो समीशन एफ बराबर एफ एक्स बराबर एम ए करेंगे हम m1 ए। तो समीशन एफ एक्स किसके बराबर है, केवल टेंशन लग रहा है टी, और m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन। तो टी की वैल्यू 1000 ए आ गई, यहाँ पे टी की वैल्यू उठा के रख दो, टी की जगह 1000 इंटू ए बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ से जी बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए बराबर कितना आएगा जी अपॉन यानी 9.8 अपॉन इतना आ गया एक्सलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम हमेशा मूव करेगा, चाहे इसकी वैल्यू 0.005 किलोग्राम ही क्यों ना हो। ठीक है, ये कितना भी कम इसका मास हो, क्योंकि इसकी मास की वजह से कुछ ना कुछ इसमें टेंशन आएगी,
और इस पर नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। बॉडी कितनी भी हैवी हो, चाहे भले ही 1 टन 2 टन कितनी भी हैवी हो, इस पर अगर छोटा सा भी फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन जरूर आएगा उस पर। देखो ए बराबर F/m होता है। एम की वैल्यू तुम कितना भी बढ़ा दो, ठीक है, 10⁻6 किलोग्राम कर दो, और फोर्स की वैल्यू भले 0.1 हो तब भी एक्सीलरेशन आ जाएगा। भले ही एक्सीलरेशन की वैल्यू कम आएगी लेकिन तो ये जरूर मूव जरूर करेगा, ठीक है, आगे की तरफ सिस्टम ये जरूर जाएगा, चाहे भले ही इसकी मास, इस बॉडी का मास कितना भी हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सीलरेशन की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, ठीक है। तो मूव जरूर करेगा पार्टिकल, बट बहुत ही कम एक्सीलरेशन से, ठीक है। रेस्ट पे कभी नहीं रहेगा, चाहे इसकी मास की वैल्यू कितनी भी कम हो, ठीक है, इसकी मास की वैल्यू कितनी भी कम हो, सिस्टम हमेशा ये मूव करेगा। अच्छा, अब रहेगा रिएक्शन फोर्स। इस पर रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है पुली पे। तो देखो पुली है यहाँ पे, ठीक है। अब रिएक्शन क्या बताया था, ये वाला पॉइंट होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन समझा चुके थे, ठीक है। इन दोनों कॉन्टैक्ट के यहाँ पे पुली का जो सेंटर होगा, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन रहा है पुली का, तो उसके कॉन्टैक्ट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा होगा, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट करा दिया। अब पुली का अगर डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस तरह से है पुली, ये इसका होगा सेंटर। तो T1 इस डायरेक्शन में एक वर्क कर रहा है टेंशन, ठीक है, और एक T1 इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक। तो टेंशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह। तो T1 और T2 दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। ये वेक्टर में आना चाहिए, इतना तो बेसिक है वेक्टर का। दो वेक्टर हैं, अगर इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जस्ट एकदम बीच में आता है, मिडिल में, थीटा बराबर 45 डिग्री पे, जस्ट एकदम मिडिल में आता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री पे, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो अंडर रूट a² + b² से निकालते हैं हम, ठीक है। तो a² 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, 10√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें निकालेंगे, यहाँ पे टेंशन, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है T1 T2, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के मिडल में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी T1 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गई, और ये जस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रही है, ये पुली है वो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, तो इस पर ये टेंशन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है, एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी T1√2, ठीक है। और हमने एक्सलेशन पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर ही लिया था, एक्सलेशन हमने फाइंड कर लिया था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी G/1001 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये आया था एक्सलेशन। और इसमें हम इक्वेशन लगाए थे T बराबर 1000 ma, ठीक है। तो एक्सलेशन की जगह हम रख देंगे G/1001, यहाँ पे एक्सलेशन की जगह रख देंगे G/1001। तो ये तो आ गया टी की वैल्यू। इस टी की वैल्यू को अगर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स भी आ गया हमारा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली इस वाले क्वेश्चन में हमने। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम इसी के। इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी हमारे लिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन होंगे FBD वाले, इसी तरह के प्लेन वाले, ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं अभी। बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ना है, इसमें फ्रिक्शन पढ़ना है, और एक टॉपिक सर्कुलर मोशन के भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर ही हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।